नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। सोचिए, आप वोट डालते हैं, सरकार बनती है, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, संसद में भाषण गूंजते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी की दिशा नहीं बदलती। महंगाई वही रहती है, युद्ध अचानक छिड़ जाते हैं, नीतियां लगभग वैसी ही चलती रहती हैं और हर नई सरकार कुछ महीनों बाद पुराने तर्कों में बोलने लगती है। तब मन में एक डरावना सवाल जन्म लेता है, अगर सत्ता हमारे हाथ में है तो फैसले ले कौन रहा है। तब एक आहट आती है, जहां डीप स्टेट नाम का भूत नहीं, बल्कि एक ठंडी, चुप और बेहद संगठित सच्चाई सामने आती है। यह कोई फिल्मी साजिश नहीं, बल्कि वह अदृश्य तंत्र है जो सरकारों के ऊपर बैठकर नहीं, उनके भीतर रहकर काम करता है। जो चुनाव नहीं लड़ता, फिर भी चुनावों से ज्यादा ताकतवर होता है, और जो सामने आकर आदेश नहीं देता, बल्कि ऐसा माहौल बना देता है कि आदेश देने की जरूरत ही ना पड़े। यह उसी दुनिया का पर्दा उठाता है जहां राजा कठपुतली हो सकता है, लोकतंत्र एक ढांचा और असली सत्ता अंधेरे में बैठी, बेहद शांत, बेहद धैर्यवान और बेहद असरदार। डीप स्टेट की कहानी किसी एक देश, एक सदी या एक राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं है। यह कहानी सत्ता के जन्म से शुरू होती है और आज के डिजिटल वैश्वीकृत युग तक बिना रुके बहती चली आती है। इसे समझने के लिए पहले यह मानना जरूरी है कि सत्ता केवल वही नहीं होती जो दिखती है। सत्ता वह भी होती है जो टिकती है, जो सरकारों के आने जाने के बावजूद अपने स्वरूप, अपनी दिशा और अपने हित सुरक्षित रखती है। डीप स्टेट उसी टिकाऊ सत्ता का आधुनिक नाम है। इतिहास के आरंभिक चरणों में जब राजतंत्र था, तब भी सत्ता का यह दोहरा स्वरूप मौजूद था। राजा बदलते थे, वंश समाप्त होते थे, लेकिन कर वसूलने की व्यवस्था, सैन्य ढांचा और प्रशासनिक अनुशासन बना रहता था। रोमन साम्राज्य इसका सबसे सटीक उदाहरण देता है। रोमन एम्पायर में सम्राटों की हत्या होती रही, सेनापति सत्ता हथियाते रहे, लेकिन सीनेट, सेना और कर प्रणाली लगभग अपरिवर्तित रही। जनता के लिए यह भ्रम बना रहा कि सत्ता बदल रही है, जबकि असल में केवल सत्ता का चेहरा बदल रहा था। यही अनुभव आगे चलकर हर बड़े साम्राज्य में दोहराया गया। मध्यकाल में यह अस्थायी सत्ता और भी परिपक्व हुई। मुगल, उस्मानी और यूरोपीय राज दरबारों में दीवान, वजीर और सेनापति वही लोग होते थे जो दशकों तक सत्ता के केंद्र में टिके रहते थे। राजा को सलाह दी जाती थी कि क्या संभव है और क्या नहीं। कई बार राजा शक्तिशाली होता था, लेकिन वह भी उस प्रशासनिक स्मृति से बंधा रहता था जो उससे पहले और उसके बाद भी बनी रहने वाली थी। यहाँ से यह विचार जन्म लेता है कि सत्ता केवल निर्णय लेने की क्षमता नहीं, बल्कि निर्णयों की सीमाएं तय करने की कला भी है। औपनिवेशिक युग ने डीप स्टेट को आधुनिक और संस्थागत रूप दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने यह समझ लिया कि विशाल भूभाग पर शासन केवल सैनिक बल से नहीं चल सकता। कानून, शिक्षा और नौकरशाही का ऐसा ढांचा चाहिए जो शासक बदलने पर भी काम करता रहे। भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे अस्थायी अवशेष कोई गवर्नर या वायसराय नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र था। सत्ता लंदन में बैठी थी, लेकिन शासन स्थानीय नौकरशाही चला रही थी। यही वह ढांचा था जिसने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी निरंतरता बनाए रखी। इस निरंतरता ने ही आधुनिक भारत में भी अस्थायी सत्ता की भावना को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने सोचा कि अब लोकतंत्र और जनता की सरकारों का युग आएगा, लेकिन उसी समय कुछ ऐसे संस्थान खड़े किए गए जिनकी उम्र सरकारों से कहीं ज्यादा लंबी थी। अमेरिका में 1947 के बाद खुफिया और सैन्य तंत्र का विस्तार हुआ। CIA जैसी एजेंसियां केवल सूचना इकट्ठा करने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि राष्ट्रीय नीति को दिशा देने लगी। इसके समानांतर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान खड़े हुए, जिन्होंने आर्थिक स्थिरता के नाम पर सरकारों को कर्ज और शर्तों के जाल में बांध दिया। यहां से डीप स्टेट ने राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना शुरू किया, या यूं कहें कि अब डीप स्टेट ग्लोबल हो रहा था। शीत युद्ध के दौर में डीप स्टेट को नैतिक वैधता मिली। साम्यवाद के खतरे के नाम पर सुरक्षा एजेंसियों को असाधारण अधिकार दिए गए। जनता को बताया गया कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें समझने का अधिकार आम नागरिक को नहीं है। मीडिया ने राष्ट्रहित और सुरक्षा की भाषा में सवाल पूछना कम कर दिया। यही वह दौर था जब अस्थायी सत्ता ने यह सीख लिया कि लोकतंत्र को खत्म करने की जरूरत नहीं, उसे दिशा देना ज्यादा आसान
और सुरक्षित है। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्विट डी एइज़नहॉवर ने अपनी विदाई भाषण में सैन्य औद्योगिक गठजोड़ की चेतावनी दी। यह चेतावनी दरअसल डीप स्टेट की ओर इशारा थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के भीतर एक ऐसी ताकत पनप रही है जो जनता की इच्छा से परे अपने हित साधती है। यह इतिहास का एक निर्णायक क्षण था, लेकिन उस समय जनता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सोवियत संघ के पतन के बाद लगा कि अब अस्थायी सत्ता का युग समाप्त हो जाएगा, लेकिन 1990 के दशक में वैश्वीकरण ने डीप स्टेट को नया जीवन दे दिया। पूंजी सीमाओं से मुक्त हो गई, बाजार खुले और सरकारें अंतर्राष्ट्रीय निवेश और रेटिंग एजेंसियों के दबाव में नीतियां बनाने लगी। सत्ता अब केवल संसदों में नहीं, बल्कि कॉरपोरेट बोर्डरूम और वित्तीय बाजारों में भी बसने लगी। 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट इस व्यवस्था का सबसे साफ सुथरा उदाहरण था। बैंकों की गलतियों का बोझ जनता पर डाला गया, लेकिन वही संस्थान बचा लिए गए जिनकी नीतियों ने संकट पैदा किया था। यहाँ जनता ने पहली बार बड़े पैमाने पर महसूस किया कि असली फैसले कहीं और से हो रहे हैं। 1996 में तुर्की के ससुल्लक कांड ने पहली बार डीप स्टेट शब्द को सार्वजनिक शब्दावली में स्थापित किया। सेना, पुलिस, माफिया और राजनेताओं का गठजोड़ उजागर हुआ। यहीं से यह शब्द वैश्विक बहस का हिस्सा बन गया। यह स्पष्ट हो गया कि अस्थायी सत्ता केवल पश्चिमी लोकतंत्रों की समस्या नहीं, बल्कि किसी भी एक दिशा की, एक देश की समस्या हो सकती है, जहां संस्थाएं जनता की निगरानी से बाहर। 21वीं सदी में यह बहस अमेरिका में खुलकर सामने आई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मन से कहा कि अस्थायी सत्ता उनके खिलाफ काम कर रही है। यह पहली बार था जब डीप स्टेट का आरोप किसी अकादमिक या पत्रकार से नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्र से आया। इसके बाद मीडिया, एजेंसियों और सरकार के बीच जो संघर्ष दिखाई दिया, उसने इस अवधारणा को आम जनता की भाषा में उतार दिया। आज की दुनिया में डीप स्टेट लगभग हर बड़े देश में किसी न किसी रूप में मौजूद है। अमेरिका में यह खुफिया तंत्र, सैन्य, औद्योगिक गठजोड़ और वित्तीय प्रणाली के रूप में दिखती है। यूरोप में यह यूरोपीय संघ की नौकरशाही, नाटो की सैन्य संरचना और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के रूप में काम करती है। रूस में यह सुरक्षा एजेंसियों, ऊर्जा क्षेत्र और सत्ता के शीर्ष का गठजोड़ है। चीन में यह पार्टी, सेना और राज्य का एकीकृत ढांचा है, जहां डीप स्टेट और राज्य के बीच अंतर करना लगभग असंभव हो जाता है। मध्य पूर्व में यह सैन्य और राजशाही गठजोड़ के रूप में दिखती है। मिस्र में सेना दशकों से सत्ता की असली धुरी रही है। सऊदी अरब में राज परिवार, सुरक्षा तंत्र और तेल आधारित अर्थव्यवस्था मिलकर एक अस्थायी सत्ता बनाते हैं। यहाँ डीप स्टेट लोकतांत्रिक चुनौती से नहीं, बल्कि वैधता के अलग स्रोतों से चलती है। भारत में डीप स्टेट किसी एक केंद्र में नहीं बैठी है। यहाँ यह अस्थायी नौकरशाही, नियामक संस्थाओं, कॉरपोरेट लॉबी, मीडिया नैरेटिव और जांच एजेंसियों के रूप में फैली हुई है। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन कई नीतिगत निरंतरताएं बनी रहती हैं। फर्क यह है कि भारत में सत्ता और अस्थायी तंत्र के बीच संघर्ष भी दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत को पूरी तरह डीप स्टेट की कैद में कहना भी गलत होगा और उससे पूरी तरह मुक्त कहना भी। मीडिया डीप स्टेट की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर सेना इसकी रीढ़ है, नौकरशाही इसकी नसें हैं और वित्त इसका रक्त, तो मीडिया इसकी आवाज है। युद्धों में, आर्थिक नीतियों में और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में मीडिया अक्सर वही भाषा बोलता है जो अस्थायी सत्ता के हित में होती है। डिजिटल युग में एल्गोरिदम, ट्रेंड और प्लेटफॉर्म नीतियों ने इस नियंत्रण को और सूक्ष्म बना दिया है। अब सेंसरशिप सीधे नहीं दिखती, बल्कि विकल्पों की छटनी के रूप में सामने आती। यह समझना जरूरी है कि डीप स्टेट हमेशा नकारात्मक ही नहीं होती। कई बार यही अस्थायी ढांचा अराजकता से बचाता है। समस्या तब शुरू होती है जब यह ढांचा स्वयं को जनता से ऊपर मानने लगता है और जवाबदेही से बचने लगता है। जब नियम और प्रक्रियाएं जनता की भलाई के बजाय स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने लगे, तब लोकतंत्र खोखला होने लगता है। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां डीप स्टेट नहीं है? ईमानदार जवाब यही है कि लगभग नहीं। लेकिन कुछ छोटे देश ऐसे हैं जहां इसका प्रभाव सीमित या लगभग ना के बराबर है। आइसलैंड, भूटान और कोस्टा रिका जैसे देशों में सेना का प्रभाव कम है, अर्थव्यवस्था अत्यधिक जटिल नहीं है और प्रशासन अपेक्षाकृत पारदर्शी है। वहां स्थायी सत्ता तंत्र के मौजूद नहीं है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली नहीं है कि लोकतांत्रिक इच्छा को पूरी तरह दबा सके।
वही कुछ गरीब या अस्थिर देशों में डीप स्टेट कमजोर इसलिए होती है क्योंकि राज्य स्वयं कमजोर होती है। इतिहास यह बताता है कि कुछ नेताओं ने डीप स्टेट को चुनौती दी, कुछ ने उससे समझौता किया और कुछ उसी चेहरे का बन गए। जॉन एफ कैनेडी ने खुफिया और सैन्य तंत्र पर सवाल उठाए। मिखाइल गोर्बाचोव ने व्यवस्था को भीतर से बदलने की कोशिश की। कुछ समय के लिए लगा कि बदलाव संभव है, लेकिन अस्थायी ढांचे ने अंततः खुद को बचा लिया। यही डीप स्टेट की सबसे बड़ी ताकत है, अनुकूलन। आखिर में डीप स्टेट कोई एक संगठन, कोई गुप्त सभा या कोई अदृश्य सरकार नहीं है। यह सत्ता की आदत है। यह वह प्रवृत्ति है जो कहती है कि व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी है और व्यक्ति को व्यवस्था के अनुरूप ढलना होगा। लोकतंत्र की असली लड़ाई इस प्रवृत्ति से है। यह लड़ाई किसी एक चुनाव से नहीं जीती जा सकती। यह लड़ाई जागरूक नागरिकों, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह संस्थाओं से लड़ी जाती है। डीप स्टेट तब तक शक्तिशाली रहेगी जब तक जनता केवल चेहरों पर बहस करती रहेगी। जिस दिन जनता नीतियों, प्रक्रियाओं और संस्थागत जवाबदेही पर सवाल पूछने लगेगी, उसी दिन यह अदृश्य सत्ता सीमित होने लगेगी। इतिहास यही सिखाता है कि सत्ता कभी स्थिर नहीं रहती, लेकिन उसकी जड़ता हमेशा मौजूदा चुनौती मांगती है। डीप स्टेट उसी जड़ता का नाम है और लोकतंत्र उसी चुनौती का। अगर आपको लगता है कि डीप स्टेट के बारे में दी गई यह जानकारी आपके किसी काम की है, तो आप अपनी राय जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि आप जैसा कोई और डीप स्टेट में इंटरेस्ट रखता है, तो यह लिंक उसको भी फॉरवर्ड करें, लाइक और कमेंट करने के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।